नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा सियासी झटका। चुनाव से पहले बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दी इतनी राहत और केंद्र के खिलाफ टीएमसी ने कर दिया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर, लोगों की तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं से मिले केजरीवाल, बोले किसानों के डेथ वारंट को वापस ले केंद्र सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाकर मुनाफाखोरी की जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या बंगाल में भाजपा को सियासी झटका लगे। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव से पहले बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दी इतनी राहत, केंद्र के खिलाफ टीएमसी ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करके जनता को थोड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की, जो कि आज मध्य रात्रि से प्रभावी होगी। राज्य के वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि इस कदम से लोगों को ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी। मिश्रा ने कहा, केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपए प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपए मिलते हैं। डीजल के मामलों में केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपए प्रति लीटर है, जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े। यह संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ है। श्री मिश्रा ने एक सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार को योजना आयोग को फिर से लाना चाहिए। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में पदयात्रा की व रैलियां निकाली। बेहाला में 3A बस स्टैंड से लेकर 14 नंबर बस स्टैंड तक राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों पर सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर, लोगों की तकलीफ बढ़ा मुनाफाखोरी कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कीमतें ऐतिहासिक एवं अव्यवहारिक है। ईंधन के बढ़ते दाम वापस लिए जाएं और इसका लाभ हमारे मध्यम एवं वेतनभोगी वर्ग, किसानों, गरीबों तक पहुंचाया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि जिस तरह जीडीपी गोता खा रही है और ईंधन के दाम बेतरतीब बढ़ रहे हैं, सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार लोगों की तकलीफों का बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र की शुरुआत में लिखा, मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ। एक और, भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है। तेजी से बढ़ते महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। खेद इस बात का है कि संकट के इस समय में भी भारत सरकार लोगों की कष्ट व पीड़ा दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईंधन के दाम इस समय ऐतिहासिक रूप से अधिकतम ऊंचाई पर है, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है। यह तथ्य है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गए हैं। डीजल के निरंतर बढ़ते दामों ने करोड़ों किसानों की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। देश के तमाम नागरिक इस बात से परेशान हैं कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर की जा रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें मध्य स्तर पर ही है। सही बात तो यह है कि कच्चे तेल की ये कीमतें यूपीए सरकार के कार्यकाल से लगभग आधी है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि मैं यह नहीं समझ पा रही कि कोई सरकार लोगों की कीमत पर उठाए गए ऐसे बेपरवाह और असंवेदनशील उपायों को कैसे सही ठहरा सकती है। आपकी सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 820% और पेट्रोल को 258% बढ़ाकर पिछले 6.5 साल में 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर वसूली की है। ईंधन के दामों पर करों के रूप में की गई मुनाफाखोरी का देश के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 13वें दिन राहत मिली है। आज कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। कल शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 90.58 रुपए पर चला गया था। डीजल भी 37 पैसे का छलांग लगाकर 80.97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। आज दिल्ली में पेट्रोल का रेट 90.58 रुपए और डीजल का भाव 80.97 रुपए है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं से मिले सीएम केजरीवाल, बोले किसानों के डेथ वारंट को वापस ले केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान नेताओं से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात की। इसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में चर्चा करने आए थे। केंद्र सरकार कहती आई है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन अब तक वह जनता को एक भी फायदा बताने में
में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इन कानूनों से किसानों की किसानी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और हमारा किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। आज सब लोगों ने फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी और भारत सरकार से एक बार फिर इन कानूनों को वापस लेने की अपील की जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सिंघू बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है और उसी के लिए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, जबकि किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश एंट्री करने के मूड में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कोरोना जांच में घोटाला, 2 करोड़ 80 लाख के रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की हेराफेरी। जी हां दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में बड़े पैमाने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हुआ है, खासकर उन लोगों के सरकारी आंकड़ों में जिनका कोविड-19 सैंपल टेस्ट हो चुका है। जांच में सिर्फ 3 प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र में 30,000 लोगों के मोबाइल नंबर फर्जी मिले हैं। उनके मोबाइल नंबर की जगह 00000000 और 11111111 लिखा है। ये कोरोना जांच किट घोटाला सामने आने से जिले में हड़कंप मच गया है। सीतामढ़ी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के फर्जी आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं। कोरोना जांच को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। आरोप है कि जिले में कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के महकमे के सिविल सर्जन राकेश चंद्र साहे वर्मा अपनी पीठ थपथपाते रहे। यही नहीं, बगैर जांच के ही उन्होंने कोरोना जांच के नाम पर बड़े बड़े आंकड़े उपलब्धि के तौर पर दिखाए। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी के सिर्फ 3 प्रखंडों रूनी, सैदपुर, डुमरा, रीगा स्वास्थ्य केंद्रों से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें 30,000 लोगों के नाम के फर्जी मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनमें 00000000 और 11111111 अंकित है। दावा किया गया था कि जिले में कुल 3,63,000 कोरोना जांच हुई। सिर्फ 3 प्रखंडों के लिए गए आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 30,000 लोगों के गलत आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख के किट की हेराफेरी हुई है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के आंकड़े लेने पर 1 लाख से भी अधिक फर्जी कोरोना जांच के आंकड़े आने का अनुमान है। कोरोना एंटीजन किट की कीमत शुरुआती समय में 3500 के आसपास थी, लेकिन बाद में किट की कीमत बाजार में 900 रुपए हो गई। पूरे जिले में अगर 1 लाख फर्जी कोरोना जांच हुई है तो एक किट की कीमत 900 रुपए से 9 करोड़ 33 लाख होती है। कुल मिलाकर जिले में जितने प्राथमिक और अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सभी में कोरोना जांच में घोटाला बड़े पैमाने पर किया गया है। उदाहरण के तौर पर डुमरा के रहने वाले आनंद विहारी सिंह, जिनका नाम कोरोना जांच कराने वालों की सूची में है, रुन्नी सैदपुर प्रखंड के मोरसंड गांव में अंकित है। उन्होंने खुद सामने आकर बताया कि वह अपने जीवन में कभी मोरसंड गए ही नहीं। उन्होंने अपनी कोरोना जांच 2 बार करवाई है। पहली बार उन्होंने रीगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और दूसरी बार डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन रुन्नी सैदपुर के मोरसंड में भी उनके नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर दर्ज है। यानी उन्होंने सिर्फ 2 बार कोरोना जांच करवाई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 3 बार उनका नाम कोरोना जांच कराने वालों की सूची में है। ऐसे हजारों लोगों के नाम फर्जी तरीके से कोरोना जांच कराने वालों की सूची में 2 बार या 3 बार लिखे गए हैं। रुन्नी सैदपुर प्रखंड में रैपिड एंटीजन किट घोटाले के बारे में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अमृत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नंबर उपलब्ध नहीं कराए इसकी वजह से ऐसा हुआ है। दूसरी ओर राजद के प्रदेश महासचिव और पूर्व सांसद अर्जुन राय ने भी संवाददाता सम्मेलन कर जांच घोटाले पर सरकार और प्रशासन को घेरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,000 नए केस, बोले सीएम ठाकरे अगर नहीं सुधरे तो लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना से जंग लड़ रहे महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मरीजों ने प्रशासन के सिर में दर्द पैदा कर दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि जरा सी ढिलाई किसी के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए अगर कोरोना से बचने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का पालन लोग सख्ती से नहीं करेंगे तो राज्य में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सीएम ठाकरे ने राज्य में सोमवार से तमाम तरह की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक लगाने का ऐलान किया है और साथ ही कहा है कि लॉकडाउन पर 8 दिनों में होगा फैसला। उन्होंने कहा कि कल से मैं जवाबदार मुहिम शुरू कर रहा हूं, जिसमें मुझे आपसे उत्तर चाहिए कि आपको लॉकडाउन चाहिए या नहीं। जिन्हें लॉकडाउन नहीं चाहिए वो लोग मास्क पहने और नियमों का पालन करें, और जिन्हें लॉकडाउन चाहिए वो लोग मास्क ना पहने। मेरे सवालों का जवाब मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। महाराष्ट्र में आज 7,000 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज 7,000 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद राज्य सरकार ने अमरावती जिले में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है।
वहीं कई दूसरे जिलों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर ने रविवार को बताया है कि अमरावती जिले में कल यानी 22 फरवरी रात 8 बजे से एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवाजाही की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। हालांकि अचलपुर को लॉकडाउन से छूट दी गई है, यहां बंदी नहीं होगी। बीएमसी ने फिर से कोरोना की गाइडलाइन जारी की। राजधानी मुंबई में बीएमसी ने फिर से कोरोना की गाइडलाइन जारी की है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर केस बढ़े और लोगों में लापरवाही दिखी तो वो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा देंगे। सीएम ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि उसे कमरे में बंद किया जाए। पहले भी लॉकडाउन मजबूरी में लगा था, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हमें फिर से सख्त कदम उठाने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल कोकीन केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता पामेला ने लिया कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी का नाम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव पामेला गोस्वामी, जो 100 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार की गई हैं, ने मामले में अब बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक सहयोगी का नाम लिया है। शनिवार की शाम जब पुलिस पामेला गोस्वामी को एक स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए कोर्ट लेकर पहुंची तो कार से नीचे उतरते ही पामेला ने पत्रकारों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी राकेश सिंह ड्रग्स मामले में शामिल थे। पामेला ने आरोप लगाया कि राकेश सिंह ने ही उनके खिलाफ साजिश रची है। इसके साथ ही पामेला ने मामले की सीआईडी से जांच की मांग भी की। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी भी हैं, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पामेला ने कहा, मैं सीआईडी जांच चाहती हूं। कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी भाजपा के राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यह उन्हीं की साजिश थी। हालांकि कोर्ट में पामेला ने इस आरोप को नहीं दोहराया। कोलकाता में शुक्रवार की शाम पामेला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकीन ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नाटकीय घटनाक्रम में बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव पामेला गोस्वामी को उनके पर्स और कार में सीट के नीचे कुछ लाख की कीमत वाले कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गोस्वामी के साथ युवा मोर्चा में उनके मित्र और सहयोगी प्रबीर डे, जो कार में थे, को भी गिरफ्तार किया गया है। माना जाता है कि गोस्वामी ने 2019 में भाजपा में शामिल होने से पहले बतौर एयर होस्टेस, एक मॉडल और टीवी सीरियल में अभिनेत्री के रूप में काम किया है। बाद में उन्हें हुगली जिले के युवा मोर्चा के महासचिव और युवा मोर्चा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में बीजेपी माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष अवैध बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी हैं और फर्जी कागजात पर भारत में रह रहा था। कांग्रेस ने दावा किया कि रुबेल शेख नाम का ये शख्स बांग्लादेशी नागरिक है और वो उत्तरी मुंबई में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने अपने दावों को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है। सचिन सावंत ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है कि क्या यही भाजपा का संघ जिहाद है। सचिन सावंत ने कहा कि उत्तर मुंबई स्थित बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का जिलाध्यक्ष बांग्लादेशी निकला है। हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं कि क्या यह बीजेपी का संघ जिहाद है? क्या सीएए कानून में बीजेपी के लिए अमित शाह जी ने विशेष प्रावधान किए हैं? देश भर के लिए अलग कानून होता है और बीजेपी के लिए अलग कानून। रुबेल शेख को पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भालेराव शेखर ने कहा कि हमने फर्जी दस्तावेजों के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनाया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रुबेल शेख बांग्लादेश के जसूर जिले के बोवालिया गांव का निवासी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शेख साल 2011 में बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया। आरोपी ने भाजपा के लिए काम किया और बीजेपी के उत्तरी मुंबई अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष बने। शेख ने जो दस्तावेज बनाए थे वो नकली निकले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए बिठाया गया जातिगत समीकरण, जाने क्या है नई रणनीति। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की कोशिश है कि इसे और हवा देने के लिए कुछ और समुदायों को भी जोड़ा जाए। इसी सिलसिले में हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों की यह महापंचायत दलितों को लेकर था। किसान संगठनों की अब कोशिश है कि सरकार को झुकाने के लिए महापंचायतों के जरिए दलित लोगों को भी इससे जोड़ा जाए, जिससे कि देश भर में इस किसान आंदोलन को व्यापक रूप से बढ़ाया जा सके। शनिवार को बरवाला में हुए किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हिस्सा लिया। बता दें कि हरियाणा की 20% आबादी अनुसूचित जातियों की है। महापंचायत में चढ़ूनी ने किसानों और दलितों के बीच अधिक सामंजस्य बनाने का आह्वान किया। इस दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें किसानों को अपने घरों में दलित आइकॉन डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर रखने के लिए कहा गया। साथ ही दलितों को सर छोटू राम की तस्वीर रखने के लिए कहा गया। इस दौरान चढ़ूनी ने कहा, हमारी लड़ाई न केवल सरकार के खिलाफ है बल्कि पूंजीपतियों के खिलाफ भी है। सरकार हमें आज तक विभाजित करती रही है, कभी जाति के नाम पर या कभी धर्म के नाम पर। आप सभी सरकार की साजिश को समझें। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे दलित भाई अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो और किसान भाई अपने घरों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो लगाएं। महापंचायत को संबोधित करते हुए चढ़ूनी ने किसान नेताओं से हरियाणा और पंजाब में ऐसी महापंचायत आयोजित नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा, पंजाब और हरियाणा
के किसानों को कृषि कानूनों को लेकर जानकारी है। यहाँ के किसान जागरूक हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के किसान कृषि कानूनों को लेकर जागरूक नहीं है। अब जरूरत है दूसरे राज्यों के किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की। किसान नेता ने कहा, मजदूरों को यह समझना चाहिए कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। किसान अपना काम करेंगे, लेकिन मजदूर वर्ग को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं मजदूर वर्ग से और अधिक योगदान करने का अनुरोध करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे आगामी पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को वोट ना दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोले तेज प्रताप, खिलाफ जाओगे या कोकीन के फायदे गिनवाओगे। जी हां दोस्तों, कल शनिवार को पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला नेता पामेला गोस्वामी को मादक पदार्थ कोकीन रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पामेला की गिरफ्तारी पर राजद नेता और विधायक तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि उसके खिलाफ जाओगे या कोकीन के फायदे गिनवाओगे। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। करीब 10 लाख कीमत की कोकीन रखने के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता पामेला गोस्वामी पर बिहार के राजद नेता और विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि जितना जोश गोदी मीडिया और भक्तों ने दिशा रवि को गिरफ्तार कराने के लिए लगाया था, उतना पामेला गोस्वामी के लिए भी लगाओगे या कोकीन के फायदे गिनवाओगे। कल कोलकाता की न्यू अलीपुर पुलिस ने भाजपा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। पुलिस ने बताया था कि पामेला गोस्वामी के पास से करीब 10 लाख रुपए की कीमत की कोकीन जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में पामेला के साथ उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने पामेला को 25 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट से बाहर निकलते समय पामेला ने मीडिया के सामने सीआईडी जांच की मांग की। पामेला गोस्वामी ने भाजपा नेता राकेश सिंह पर साजिश बुनने का आरोप लगाया है। राकेश सिंह भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर राकेश सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को कहा कि अगर मैं शामिल हूं तो वो मुझे कैलाश विजयवर्गीय या अमित शाह को बुला सकते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर पामेला को भड़का दिया है। साथ ही राकेश सिंह ने कहा कि मैं उनके साथ 1.5 साल से संपर्क में नहीं हूं। पामेला गोस्वामी एक्ट्रेस और मॉडल भी रही हैं। पामेला ने एक एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस भी काम किया है। साल 2019 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पामेला को भाजपा में शामिल करवाया था। पामेला वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाल की महासचिव हैं। पामेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर पामेला की फोटो मुकुल रॉय, तेजस्वी सूर्या और कई कदावर नेताओं के साथ है। पामेला सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के मंत्री ने शराबबंदी पर उठाया सवाल, कहा सफल नहीं हुआ कानून, अरबों का हो रहा नुकसान। जी हां दोस्तों, बिहार के मंत्री ने अपनी ही सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के पशु व मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून जितना सफल होना चाहिए था, उतना निश्चित रूप से नहीं हुआ है। राज्य में 7,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान के बाद भी यह कानून लागू है। 2 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे पशु व मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने गया संग्रहालय में मगध प्रमंडल के विभागीय पदाधिकारियों और मछली पालकों के साथ बैठक की। साथ ही चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। गया में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून जितना सफल होना चाहिए था, उतना निश्चित रूप से नहीं हुआ है। बिहार के सीएम का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में 7,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान के बावजूद यह कानून लागू है। इसके लिए आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लोग इसकी जानकारी पुलिस को दें या फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें, ताकि पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मामले पर सहनी ने कहा कि कानून के साथ गलती करेंगे तो सजा तो होगी ही। यही विभाग है जिसके कारण आज उनको सजा हुई है। सहनी ने कहा कि कानून अपने अनुकूल काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उनकी सजा खत्म हो जाएगी तो वो बाहर आएंगे। गया में हुई इस बैठक में सभी ने जिलावार अपनी अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। समस्या में मुख्य रूप से तालाब अतिक्रमण, सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ न मिलना, तालाब को जबरन कब्जा कर सभी मछलियों को लूट लेना, संसाधनों की कमी इत्यादि से रूबरू कराया। मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि संघर्ष सफलता की कुंजी है और हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। मंत्री ने सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विलंब लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा में विरोध तेज, विधायक दल की बैठक से दूर रहे करीब 35 विधायक। जी हां दोस्तों, बिहार में अभी हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व के खिलाफ विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उभरे विरोध के स्वर अब और जोर पकड़ने लगा है। पार्टी के कई विधायकों ने शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक से दूरी बनाए रखी। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बताया कि पार्टी के विधायक दल की हुई बैठक में उनके साथ ही 35 विधायकों ने भाग नहीं लिया। ज्ञानू के बयान के बाद बीजेपी में टूट की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नाम न होने की वजह से दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वर्ण विरोधी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अयोग्य मंत्रिमंडल का गठन किया है। ज्ञानू ने आज यह दावा किया कि उनके साथ ही पार्टी के कई और विधायकों ने पार्टी का हिप लेने से इनकार कर दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।